दिन के निचले स्तर पर बाजार निफ्टी करीब 120 अंक गिरकर 19,430 के पास। टीसीएस, रिलायंस, आईटीसी ने बनाया दबाव। सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान। ग्लोबल ग्रोथ की चिंता से मेटल शेयरों में बिकवाले। ओएमडीसी में 20% का लगा लोअर सर्किट। हिंदुस्तान कॉपर, जीएमडीसी, एनएमडीसी सेल में 3 से 7% की कमजोरी। नए एमडी और सीईओ के ऐलान से कोटक बैंक पर बना दबाव। जेफरीज ने लक्ष्य 2400 से घटाकर 1940 किया। कहा एक्सटर्नल पर्सन के कारण एमडी और सीईओ बनने से अनसर्टेन। सीमेंट शेयरों में कमजोरी। इंडिया सीमेंट्स, डेक्कन सीमेंट, मंगलम सीमेंट में 3 से 6% की गिरावट। अल्ट्राटेक, एसीसी और अंबुजा पर भी दबाव। एफएनओ में ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ाने से बीएसई में 10% की मजबूती। इन्वेस्टेक का लक्ष्य बढ़ाकर 2140 किया। स्टॉक पर का ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ने से आय और मुनाफे में होगी बढ़ोतरी। अच्छे नतीजों से क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में 9% की तेजी। दूसरी तिमाही में कंपनी की आय में 53% का उछाल। मुनाफा लगभग हुआ 2 गुना। लॉरस लैब्स में 9% की तेज गिरावट। कमजोर नतीजे और सीडीएमओ कारोबार में कम ग्रोथ के चलते जेफरीज की अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार। 260 रुपए का दिया टारगेट। यूएसएफडीए से राहत से इब्का लैब में 7% की तेजी। यूएसएफडीए ने रतलाम प्लांट की जांच के बाद जारी किया वीएआई। पहले प्लांट के लिए इंपोर्ट अलर्ट था। उड़ा रहा है देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड शो, म्यूचुअल फंड का महाकुंभ। शनिवार 28 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लगातार। नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा और मुंबई स्टूडियो से प्रियंका उपलानंद। बाजार की शुरुआत आज थोड़ी सी सुस्त हुई थी, लेकिन सुस्ती के बाद बाजार में ना कमजोरी बढ़ी है और इस वक्त 19,400 को बचाने को लेकर निफ्टी संघर्ष कर रहा है। 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर गिरावट निफ्टी के मुकाबले आधी है, फिर भी 130 अंक नीचे है निफ्टी बैंक। एडवांस डिक्लाइन रेशियो से अगर आप देखेंगे तो हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले तकरीबन 9 से 10 गिरने वाले शेयर हैं। तो बाजार में आज हम देख रहे हैं कि मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, चौतरफा आज हम बिकवाली देख रहे हैं। और निफ्टी के 50 में से सिर्फ इस वक्त 6 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको तेजी के साथ कारोबार हो रहा है और एकमात्र शेयर बजाज फाइनेंस जहां पर ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हो रहे हैं, 9,000 के ऊपर के टारगेट्स आ रहे हैं। सिर्फ वही शेयर 1% ऊपर है, बाकी सभी के सभी शेयर 1%, आधे %, 1/4% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर आप वायदा बाजार की गिरने वाले शेयरों की लिस्ट देखेंगे ना तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि बाजार में किस तरह से सेंटिमेंट वीक हो रहा है, क्योंकि मेटल स्टॉक्स कमजोर हैं। इसके अलावा फार्मा में जहां पर खबरें या तो थोड़ी सी नेगेटिव हैं या फिर नतीजे थोड़े से कमजोर साइड पर आए हैं, वहां पर पिटाई जोर की हो रही है। हम देख रहे हैं कि लॉरस लैब्स 6% नीचे है। इसके अलावा मेटल में हिंद कॉपर में 6% की गिरावट है। इंडिया बुल्स हाउसिंग 7% टूटा हुआ ये शेयर। ये इब्का लैब्स अच्छे नतीजों से, हालांकि दूसरी तरफ 7% के आसपास की तेजी दिखा रहा है, लेकिन ये अपवाद है। और कोई भी शेयर आपको वायदा बाजार में ऐसा नहीं दिखेगा जहां पर 1-2% से ज्यादा की तेजी हो। लेकिन क्या 19,400 संकट में है? क्या 300 के आसपास ही सपोर्ट है और अगर वो टूटा तो थोड़ी सी कमजोरी और गहराएगी? डिम्पी बताइए, आंकड़े क्या कह रहे हैं? रिस्क बढ़ गया बाजार में अगर आज के बाजार को हम देखें तो? क्योंकि अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं, सिर्फ 500 की है और सिर्फ 300 की है। 500 टूटेगा तो आप 300 की तरफ जाएंगे, रास्ता बिल्कुल साफ था। 850 पार होगा तो 20,000 की तरफ जाएंगे, रास्ता बिल्कुल साफ था। हाँ, लेकिन एक और चीज़ जो हुई है, मैंने कुछ एक पॉइंटर्स भी हैं और बनाए भी हैं, भेजे भी हैं। एक बार जरा वो सारे स्क्रीन पर जरा दिखाइएगा। प्रॉब्लम डीएमएस के लेवल के ब्रेक होने की है। 20 दिन 50 दिन के नीचे मार्केट आके ट्रेड कर रहा है। ये 20 और 50 का मतलब क्या, आप इसको और कुछ जाने ना जाने इतना समझ लीजिए कि स्विंग ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बरकरार रहे। 200 दिनों की एवरेज टिपिकली इन्वेस्टर्स की एवरेज होती है, बट ये 20 और 50 ट्रेडर्स की एवरेज होती है जो मार्केट ने बेचा हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ से है, क्यों बाजार नीचे जा रहा है? सामने नाम लिखा है, उसका नाम है एफआईज।
FIs की होल्डिंग 26% की है। पिछले 15 दिनों से ये होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। एवरेज 26% मेंटेन है, 1-2% ऊपर नीचे चल रहा है बस। क्यों नहीं आ रहे हैं FIs को अर्निंग से डर लग रहा है, इसराइल वाला मैटर है, क्या प्रॉब्लम क्या है पता नहीं, आगे देखना होगा, इलेक्शन है पता नहीं। तो ये बहुत सारे पॉइंट है जो क्रिटिकल है। दूसरा पॉइंट, निफ्टी का अभी तक का रिटर्न ठीक चल रहा था, लेकिन इस फॉल के बाद निफ्टी ने माइनस रिटर्न दिया है। तो ये सेकंड कॉन्जिक्यूटिव मंथ हो जाएगा एक्सपायरी आते आते तक, ये आपका मंथ नेगेटिव में चला जाएगा। सेम विद द बैंक निफ्टी भी ऐसा ही हो रहा है, वो भी तो बकायदा 2% जा रहा है। एक और पॉइंट, बैंक निफ्टी में सिर्फ 200 दिनों की एवरेज बच गई है जो टूटना बाकी है, और सारे स्तर बैंक निफ्टी तोड़ चुका है। डैट मीन्स जो प्रॉब्लम है ना, अभी वो ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको ब्रेक करके ऊपर आना है, प्रॉब्लम ये है कि लेवल्स को रीगेन करने में आपको कितनी तकलीफ होएगी, आप इसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और पॉइंट वो है रोल ओवर, क्योंकि एक्सपायरी के समय बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो मैं बता देता हूँ। 35% और 33% के आसपास चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी पे। इसका मतलब ये औसतन से थोड़ा कम है, कल की छुट्टी है, 2 दिन आपके पास बाकी रह जाएंगे। कम से कम 70% तो रोल ओवर चाहिए। अगर रोल ओवर नहीं गया ना, आगे पॉजिटिव नहीं हुआ, तो फिर ये प्रॉब्लम और भी सीवियर होगी। इसलिए कम रोल ओवर भी बाजार पे प्रेशर बना रहा है, लोग अपने सौदे अगले मंथ में ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, यहीं काट रहे हैं, इसलिए अल्टीमेट प्रेशर मार्केट के पास बना हुआ है। एक और पॉइंट, मैं F&O का सुबह आपको हीट मैप भी दिखाता हूँ और साथ ही वो भी बताता हूँ कि कितने एडवांस डिक्लाइन है। 186 शेयर हैं कुल मिला के F&O में आज की डेट में, कुछ आते जाते रहते हैं। उसमें से 150 से ज़्यादा शेयर इस समय लाल निशान में आके काम कर रहे हैं। कौन लाएगा ऊपर? क्या रिलायंस, क्या HUL, क्या TCS, क्या इन्फोसिस? कोई नहीं। तो बाजार के बड़े शेयर इस समय नीचे है और ये बैक टू बैक नीचे है। इस समय आंकड़ा 157 शेयरों का है, अपनी स्क्रीन पर आप लाइव देख पा रहे हैं। एक और पॉइंट, सभी सेक्टर्स में प्रॉब्लम है। अगर सेक्टोरल चर्निंग भी होती तो 2-4 सेक्टर ऊपर आते जो इंडेक्स मैनेज करते, वो भी नहीं हो रहा। तो सेक्टोरल प्रॉब्लम भी है, इसलिए हम कहते हैं लेवल्स, भाव और भावनाएं दोनों कई बार एक साथ चलती है मार्केट के अंदर। भाव देख के आपको काम करना है, लेकिन भावना को कंट्रोल करना है। मार्केट में इस समय दोनों चीज़ें आपके स्क्रीन पे आ रही होंगी। एक और पॉइंट, ऊपर से हम कितना टूट चुके हैं? 3.5%। इस 3.5% को पाने के लिए हमको 1 महीना लग गया। तो 1 महीने का हमने जो लॉस किया है वो सिर्फ 7-8 दिनों में कर दिया। तो इसलिए बी अवेयर, थोड़ी पोजीशंस कम रखें, लाइट रखें। कई बार हम आपके सामने ये बात रख चुके हैं। खैर, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो आपको आगे की रणनीति दिखाएंगे। प्रियंका भी हमारे साथ कनेक्टेड है, तो मेहमानों से हमको वो कनेक्ट करवा रही है। प्रियंका, मार्केट के सेटअप पर काफ़ी तफ्तीश से हमने बात कर ली। अब एक्सपर्ट्स क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर रहे हैं ये समझते हैं। शर्मिला जोशी बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया देंगी, अंशुल जैन, जय पटेल और अक्षय भागवत हमें बाजार पर एक टेक्निकल नजरिया देंगे। फंडामेंटल नजरिए से तो ऑफकोर्स ये थोड़ा सा मैक्रो रीजन से एक प्रेशर आ रहा है। शर्मिला, आपके पास भी आते हैं, लेकिन पहले इस वक्त लेवल्स को समझना बहुत जरूरी है। अक्षय से जल्दी समझना है। गुड आफ्टरनून टू ऑल 3 ऑफ यू। अक्षय, इस वक्त 19,500 एक बड़ा सपोर्ट की बात की जा रही थी, वो टूटा है बाजार पर। अब तो बात की जा रही है 19,350 तक का भी प्रेशर हो सकता है अगर 500 का लेवल टूटता है। अगर हम इसे आज रिटेक क्लोज करके नहीं जाते, प्रोटेक्ट करके नहीं जाते, तो कितनी पॉसिबिलिटी है नीचे की डाउनसाइड खुल गई है? नमस्कार। निफ्टी को अगर आप देखें तो डाउनसाइड का जो स्टार्टिंग में, जो अक्टूबर के स्टार्टिंग में 19,300 के लेवल दिखे थे, वहां जाने की बहुत ज्यादा संकेत दे रहा है। फिलहाल 19,500 के स्तर में फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ, ऑप्शंस में काफी कॉल राइटिंग की पोजीशंस बढ़ चुकी है। हालांकि विक्स में ज्यादा उछाल आया नहीं है, एक्सपायरी वीक है, कल छुट्टी है, तो ये भी एक प्ले कर रहा है ट्रेडर्स के माइंड में कि पोजीशंस काफी लाइट दिख रही है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के रोल ओवर्स में। तो 19,300, 350 ये लेवल मोस्टली आपको शायद आज या शायद वेडनेसडे तक दिख जाएंगे। रेजिस्टेंस धीरे धीरे 19,500, 550 का बन रहा है। तो कोई भी तेजी आपको करना है तो 19,550 अभी क्रॉस करना बहुत जरूरी है। तब तक कोई आप तेजी का करने का प्रयत्न न करें, क्योंकि काफी सेल ऑफ इंटेंस है। मिड कैप आप देखें तो बहुत मेजरली बहुत सारे स्टॉक 3 to 4% डाउन है। तो क्लियर है आज लॉन्ग लिक्विडेशन है मार्केट में, अनवाइंडिंग दिख रही है डेरिवेटिव सेगमेंट में। हालांकि अभी फिलहाल जो भी संकेत दिख रहे हैं, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, फिलहाल काफी शॉर्टिंग या अनवाइंडिंग की पोजीशन है और थोड़ा नीचे जाने की गुंजाइश हमें इंडाइसेस में दिख रही है। नीचे जाने की गुंजाइश भी दिखती है। लेकिन एक बात ये भी है, क्योंकि एफआईज की जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है इंडेक्स फ्यूचर्स पर आप वो देख रहे हैं, वो अगर ज़्यादा रीच होती है तो एक ओवरसोल्ड जोन में भी जाने की बात की जा सकती है। तो क्या वहाँ से पुल बैक आ सकता है?
तो ऐसे में ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इंडेक्स स्टॉक्स कौन से होने चाहिए जो आपको चूज करने चाहिए? अंशुल और जय पटेल भी हैं हमारे साथ। अंशुल बताएं, स्टॉक्स कौन से चूज करें? अगर यहाँ से एक डाउनसाइड रिस्क भी दिख रहा है तो क्या थोड़े से हेज स्ट्रैटेजी लेकर जानी चाहिए, या फिर क्योंकि आज तो कोई भी सेफ सेक्टर नहीं दिख रहा, सारे सेक्टोरल देखे तो लाल निशान में है। मिड कैप निफ्टी में 2 दिन की फॉल आई थी 12 और 13 सितंबर को। अगले 24 दिन यानी कल तक हमने उसी के अंदर पूरा टाइम स्पेंड किया और आज ब्रेकडाउन देने की कोशिश है। तो अगर मिड कैप में ब्रेकडाउन आता है तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी और पूरे स्पेस पे आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि ब्रेकडाउन लेवल से अभी 10 पॉइंट ऊपर है और क्लोजिंग में ऐसा लग रहा है कि अगले 1 घंटे में ऊपर ही आएगी। तो मिड कैप स्पेस अगर प्रोटेक्ट हो जाता है तो मार्केट में अच्छी बाउंस बैक आ सकती है। क्रेडिट ग्रामीण का जैसे आप ठीक है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, एक सेकंड में आपके पास आते हैं। अंशुल, आप शायद म्यूट हुए हैं, एक बार आप अपना ऑडियो चेक करेंगे, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही अब तक। हेलो जी हाँ, अब बताएं पूरी बात। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पहली कॉल है, नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे, जिस तरह का डिसबर्समेंट है, बताएं क्या रैशनल है? 1700 का टारगेट आप देख रहे हैं? देखिए, पूरा मिड कैप स्पेस में जहां बहुत तेजी से डाउनसाइड आ रही है, स्टॉक्स पिट रहे हैं। क्रेडिट एक्सेस निफ्टी के अगेंस्ट अल्फा जनरेट कर रहा है, ये मार्केट के अगेंस्ट स्ट्रांगली रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत हाई है इसमें। 1530 पे बाई रहेगा, एक फ्लैट बेस का ब्रेकआउट है। 1530 पे बाई रहेगा, 1480 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1700 का टारगेट रहेगा। दूसरा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है वो है एचडीएफसी एएमसी। 2850 में बाई रहेगा, 2830 का स्टॉप लॉस रहेगा, 2890 का टारगेट रहेगा। और इस समय अगर ट्रेडिंग के लिए शेयर्स पिक करने हैं तो ये जरूर ध्यान देना होगा कि उनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ हो निफ्टी के अगेंस्ट। अगर वो रिलेटिवली वीक है और मार्केट करेक्ट होता है तो उनमें ज्यादा पिटाई होगी। तो थोड़ा सा रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हुए बाय कॉल्स पिक करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। आपके एचडीएफसी एएमसी और आपका क्रेडिट एक्सेस, आज दोनों के अंदर हमको मोमेंटम दिख रहा है। क्रेडिट एक्सेस के तो जो नंबर्स आए ना वो काफ़ी शानदार हैं और आज गिरते हुए मार्केट्स के अंदर भी 136 रुपये, करीब 10% की तेज़ी के साथ ये शेयर चल रहा है। अंशुल, पहले तो आपको महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय पटेल आपको भी, और अक्षय आपको भी, और शर्मिला जी आपको भी महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल दशहरा भी है, कल तो आपसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी, इसलिए एडवांस में ही सभी को दशहरे की शुभकामनाएं भी दे देते हैं। और अंशुल जी, आपका जो तिलक है ना बहुत ही बढ़िया जच रहा है। मैं जैसे आपकी तस्वीर मैंने देखी, मैं थोड़ा आपसे माइंड मत कीजिएगा, आपका बिल्कुल तिलक संजय दत्त ने एक वास्तव मूवी आई थी, आपको ध्यान है? उसमें वैसा ही तिलक लगाया हुआ था। बहुत ही आप बहुत ही जच रहे हो, आपका कुर्ता और आपका तिलक भी ना बिल्कुल मैचिंग हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हैं, जरा जय पटेल के पास आते हैं और उनसे पता करते हैं। जय, आपने गरबा हो गया आपका पूरा, या फिर आज का दिन बाकी है, आज और कल? आज लास्ट दिन है, फिर कल जलेबी फाफड़ा का प्लानिंग है, फिर खत्म हो गया नवरात्रि का सेशन। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप कितना करते हो? 1 घंटा 1.5 घंटा, कितना टाइम आप निकालते हो गरबा करते रात के 2 बज जाते हैं सर जी, 10 से शाम के 10 से 2 बजे जाते सुबह के। ट्रैफिक में निकलते 2-3 घंटे हो जाते हैं आजकल तो। बहुत ही शानदार। चलिए जय, अब रात के 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक जब भी आप उठते होंगे, शेयर देखते होंगे, जरा अपने इंटेलिजेंस से शेयर बता दीजिए। So first of all, good afternoon everyone. प्रियंका जी, डिम्पी जी, अभिषेक जी, everyone on the panel. राम नवमी की सबको शुभकामनाएं, दशहरा की एडवांस में सबको शुभकामनाएं। सो आज का जो व्यू रहेगा थोड़ा कॉन्ट्रेरियन रहेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी की हम पर्टिकुलरली बात करें तो 43,600 के नीचे 112 सेशन के बाद आज शायद से नीचे के 43,600 के नीचे आज क्लोजिंग दे सकता है। 112 सेशन हो गए 23 जून के बाद, आज पहली बार ब्रेक डाउन हो रहा है। प्लस विक्स की बात करें तो विक्स भी आज 8.5 जितना जाके आया इंट्राडे लो, वो 2022 और 23 के पूरे साल में 10 के नीचे नहीं क्लोज हुआ। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लग रहा है मुझे। तो कॉन्ट्रेरियन व्यू इसीलिए रहेगा क्योंकि बाजार का अपसाइड मुझे लग रहा है शायद से बाउंस बैक आ सकता है वेडनेसडे के सेशन में। इसीलिए जो पहला पिक रहेगा वो होगा आईआरबी इंफ्रा, जो कि ये मेरे पर्सनल होल्डिंग में भी है। प्लस ये स्टॉक में बहुत दिनों से ये स्टॉक काफी अच्छा चल रहा था, काफी कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक में ब्रेकआउट आया था।
32.5 के ऊपर कंटिन्यूसली चल रहा था। वॉल्यूम के साथ बड़े लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे पिछले एक हफ्ते में। सो मुझे लग रहा है ये स्टॉक वापस से बाउंस बैक डेफिनेटली दे सकता है। आज के दिन में 8% जितना गिरा, पर मुझे लग रहा है बाउंस बैक आ सकता है ये स्टॉक में। तो ये पॉइंट से बाय करने की सलाह होगी। 34.5 टू 35 जितना टारगेट हम रख के चल सकते हैं। काफी राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जो फिनिश आया था उसके अकॉर्डिंगली नीचे गिरा हुआ है और सपोर्ट जोन के वहां पर है। तो डेफिनेटली एक बाउंस बैक पर ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर हम 31.2 का रख के चल सकते हैं आईआरबी इंफ्रा का। और दूसरा जो स्टॉक होगा मेड प्लस हेल्थ सर्विस का होगा। आज के दिन में भी ये स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। 800 के ऊपर लगातार स्टॉक ट्रेड करते आया हुआ है और प्लस मूविंग एवरेजेस के जो कंसेशन था उसके ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था आज के दिन में। तो मुझे लग रहा है आरएसआई अंडर ओवरसोल्ड के वहां से अभी अपर सर्किट अपर जोन के वहां पर आ रहा है। वॉल्यूम भी काफी आज थोड़ा इंटरेस्टिंग था। तो 801 के वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। टारगेट अराउंड 840 का रख के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 787 का रख के आज के कैंडल के लो के वहां पर स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। खैर 500 की बात तो चल ही रही थी, 500 भी गया, 400 भी गया। अब हम 400 के नीचे आके ट्रेड कर रहे हैं और जैसे अक्षय भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि प्रोबेबिलिटी हाई है कि हम 300 के आसपास पहुंचेंगे। मैं दोनों तरह के व्यू को रिस्पेक्ट कर सकता हूं क्योंकि अक्टूबर की शुरुआत में 19,300 के आसपास थे जहां से जर्नी शुरू हुई थी। हम अक्टूबर के एंड होते होते ऑलमोस्ट हम वहीं पे जाके पहुंच रहे हैं। यहाँ से आके फिर से अगर सपोर्ट गए तो फिर दिक्कत और बढ़ जाएगी। अदरवाइज अर्निंग्स अभी तक वैसी कोई डिस्टर्बिंग नहीं आई हैं कि जो बाज़ार को गिरा दे। सिर्फ ग्लोबल और एफआईज का रुख थोड़ा नाखुश वाले है, तो इसलिए आपको इस तरह की फॉल्स देखने को मिल रहे हैं। आज सभी सेक्टोरल इंडेक्स इस समय लाल निशान में। ऑलरेडी मैं आपको एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग्स और जो विक्स वगैरह सब आपको हमने नोटिस करवा ही दिया है। शर्मिला भी हमारे साथ हैं और अक्षय पी भागवत भी हैं। उनसे ज़रा एक काम करते हैं, पहले अक्षय से ज़रा उनकी ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं, फिर शर्मिला से भी एक बार व्यू पॉइंट ले लें। लेकिन इस समय स्थिति थोड़ी नाजुक है। एक ही दिन के अंदर मार्केट ने 150 पॉइंट गंवा दिए। आज सुबह ऐसा कुछ खुला नहीं था कि कमज़ोर खुला था, बाजार खुला था ठीक, हरे निशान में भी आया। बैंक निफ्टी बाकायदा हरे निशान में खुला बिकॉज ऑफ आईसीआईसीआई बैंक एंड कोटक। लेकिन कोटक की जो मैनेजमेंट की खबर थी वो बाजार को पसंद नहीं है, तो कोटक अलग तरीके से कमज़ोर था। लेकिन आईसीआईसीआई ने काफ़ी अच्छे से संभाला वेटेज के हिसाब से भी। लेकिन उसके बाद बाजार अपने धीरे धीरे अपना रिदम, अपनी लाइन खोता गया और अब हम 19,400 के भी नीचे हैं। 50 में से 45, 186 में से 157 शेयर इस समय लाल निशान में है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी हालांकि कमज़ोर है, ये ऊपर आना चाहिए था बट अभी भी कमज़ोर है। तो उम्मीद कीजिए कि 19,300 हमारा एक आखिरी पड़ाव होगा, इसके बाद हम नीचे नहीं जाएंगे। अक्षय इस बीच अपनी आप ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, फिर शर्मिला जी के पास जाएंगे, उनका भी एक टेक लेंगे। जी डिम्पी जी, पहला स्टॉक बैंकिंग से है और वो शॉर्ट की तरफ है क्योंकि बैंक निफ्टी आप देखे बहुत ही पिवोटल सपोर्ट पे है। बैंक निफ्टी 2 दिन होल्ड करा, आईसीआईसीआई आज सुबह बचाया, पर अगर बैंक निफ्टी यहाँ से टूटता है तो आगे अगला सेशन हो वहां पे बैंक निफ्टी आपका डाउनसाइड की तरफ लीडर बन जाएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट करने की मेरी रणनीति रहेगी फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। करंट प्राइस करीबन 195-196 के आसपास है। काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहे हैं फ्यूचर्स में, स्पेशली इन द नवंबर सीरीज। वॉल्यूम्स काफी एक्टिव है। एक टेक्निकल ब्रेकडाउन देखने को मिला है 200 के नीचे। तो सब जो भी टिक ऑफ है शॉर्ट की तरफ है। इसका मोस्ट डाउनसाइड टारगेट आपको 190 से 187 तक हो सकता है। तो आपको शॉर्ट करके चलना है या आप एसटीबीटी भी कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 203। तो 203 का स्टॉप, 190 से 187 का टारगेट, बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट। ये मेरा पहला ट्रेड है। और जो दूसरा ट्रेड है वो है इप्का लैब्स, जो एक डिफेंसिव पिक है फार्मा क्षेत्र से। इप्का लैब एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में है। आज 980 का एक टेक्निकल उसने ब्रेकआउट करा है। काफी लॉन्ग एडिशंस देखने को मिले हैं नवंबर सीरीज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो आप जो डे लो का स्टॉप लॉस है 960 का, वो स्टॉप लॉस आप बाय ट्रेड में बनाइए इप्का लैब्स में। और ये ट्रेड में आप 1050 से 1070 ये टारगेट आप बना के चले। ठीक है, इप्का लैब 1000 के ऊपर आज ये शेयर निकल गया है, लेकिन 1050 तक के टारगेट्स अक्षय की तरफ से और बैंक ऑफ बड़ौदा में शॉर्ट की कॉल। निफ्टी 4 दिन में तकरीबन 400 अंक टूट गया। निफ्टी बैंक की बात करें तो 4 दिन में तकरीबन 900 अंकों के आसपास की भारी गिरावट है और कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी कायम है।
यूएस फेड को लेकर चिंता है, जिस तरह से जेरोम पॉवेल के कमेंट्स आए महंगाई को लेकर, ग्रोथ को लेकर, कहीं ना कहीं घबराहट बढ़ी है और उसके चलते हमने यील्ड को स्पाइक अप होते हुए देखा। अमेरिका में 5% तक पहुंच गए 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड। बाजार पे चिंताएं कितनी हैं और यहां से भविष्य कैसा दिख रहा है, जरा इसको और विस्तार समझते हैं फंडामेंटल नजरिए से। हमारे साथ एक और खास मेहमान शर्मिला जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शर्मिला मैम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है 18 स्वदेश पर। मैम ये बताइए कि यहाँ से बाजार आपको अब किस तरह से दिख रहा है, क्योंकि मिड कैप में जहाँ अच्छे नतीजे आ रहे हैं उनको तो बाजार रिवॉर्ड कर रहा है, लेकिन लार्ज कैप में अभी तक का जो के नतीजे आए हैं कोई खास बाजार पर उसका कुछ इम्पैक्ट में देखने को मिला नहीं है। आप ये बताइए कि किस तरह की चाल होगी यहाँ से बाजार की, आप कैसे एसेस कर रही हैं इसको? सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, और आप सबको जैसे डिम्पी कह रहे थे एडवांस में दशहरा की शुभकामनाएं। और जहां तक मार्केट का सवाल है, यस मेरे हिसाब से डोमेस्टिक यूज ठीक है, बिकॉज आई थिंक कि आईटी के नतीजे थोड़े इंडिफरेंट आए और अभी तक लार्जली पूरे जो दिग्गज आईटी पैक है उन्होंने अपने नतीजे डिक्लेयर किए हैं एंड मार्केट डिडंट रियली एक्सपेक्ट एनीथिंग मच फ्रॉम देम। और मेरे हिसाब से थोड़े मिले जुले रहे ऑन सम पैरामीटर्स, इन लाइन ऑन इन सब पैरामीटर्स, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के बहुत बेहतर नतीजे थे। सो देयर हैव बीन वेरी पॉजिटिव सरप्राइजेस एज वेल। बजाज फाइनेंस इज अनदर स्टॉक। और मिड कैप के जैसे कि आपने कहा कि वहां पर काफी ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जिनका परफॉर्मेंस बेटर देन एक्सपेक्टेड रहा या अच्छा रहा। सो आई थिंक द कंसर्न इज नॉट सो मच कि डोमेस्टिक स्टोरी क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो इंटैक्ट है। और आई थिंक कि जिस तरह की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ने में आती है, काफी वेदर इट इज इंडियन ब्रोकिंग हाउसेज और फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेज, सभी को काफी स्टॉक्स पसंद आ रहे और ओवरऑल इंडिया स्टोरी भी पसंद आ रही थी। दिक्कत जो आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे और आप डिस्कस कर रहे थे, इट इज मोर टू डू कि व्हाट इज हैपनिंग इन इंटरनेशनल मार्केट्स। यस, आई थिंक यूएस बॉन्ड यील्ड्स और वहाँ पे हाउसिंग मॉर्गेजेस एक्सेट्रा वो एक बड़ा कंसर्न है। एंड आई थिंक इवन जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक हमने शायद इतना रिएक्ट नहीं किया जो तनाव बढ़ रहे हैं उसमें, लेकिन जैसे दिन जा रहे हैं, जैसे खबरें आ रही है, वैसे और कल छुट्टी भी है, तो मार्केट ऑल्सो पोजिशंस इटसेल्फ अकॉर्डिंगली। और एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि एफआईज हैव बीन सेलर्स थ्रू आउट, लेकिन आज जिस तरह से मिड कैप्स में करेक्शन आया है, मुझे लगता है कि HNIs और रिटेल की भी सेलिंग आई है, एंड दैट इज इन एन सेंस ये जो मार्केट में स्ट्रेंथ थी उसका अंडरलाइंग रीजन जिस तरह की डोमेस्टिक स्ट्रेंथ है आज की तारीख में मार्केट्स में, और जिस तरह की बाइंग आती है डोमेस्टिकली वही थी। और मुझे लगता है आज वो थोड़ा सा वो पिक्चर बदला है एंड देयर हैज बीन अ बिट ऑफ अ सेल ऑफ डे। शाम के आंकड़े हमें मैम बताएंगे। माफी चाहेंगे, एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहेंगे। हाँ, एक मिनट के लिए मैम आपको रोकेंगे। महिंद्रा हॉलिडेज के नतीजे आ गए, नतीजों को जरा एक्नॉलेज कर लेते हैं क्योंकि नतीजे थोड़े से खराब आए हैं। मुनाफे का जो आंकड़ा है 41-40 करोड़ के मुकाबले 20-21 करोड़ के आसपास का मुनाफा है, तो सीधे सीधे आधा। और इसके चलते जो ही नतीजा है तो ये हमने शेयर में क्रैक देखा और अब ये 10% नीचे शेयर कारोबार कर रहा है। हालांकि आय थोड़ी सी बढ़ी है लेकिन वो बढ़त भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुनाफे को लेकर थोड़ी सी कंसर्न्स बढ़े हैं। और ये लगातार चौथा सत्र है जब महिंद्रा हॉलिडेज के शेयर में गिरावट दिख रही है और बाजार भी लगातार 4 दिन से गिर रहा है, तो बाजार के साथ साथ इसमें भी हमने कमजोरी देखी है। अब 408 रुपए के आसपास का भाव। एक क्विक चेक आपसे चाहेंगे इस पर अक्षय, महिंद्रा हॉलिडेज जिनके पास हो अब कौन से लेवल को क्लोजली वॉच करें और वहां पर स्टॉप लॉस लगा के रखें? जी, महिंद्रा हॉलिडेज जैसे अभी आपने खुलासा किया कि बहुत ही खराब रिजल्ट आया है, तो काफी इंटेंस सेलिंग का दबाव देखने को मिला है गए 5 मिनट में। यहाँ पे जो सपोर्ट है टेक्निकल चार्ट्स पे वो है 388 का, करंट रेट है 408, तो और 10 से 15 रुपए की नीचे जाने की गुंजाइश है स्टॉक में जहां करंट रेट से। तो एक बार 385 388 शायद आज आ जाए 3-3.5 के पहले या मंडे को मिल जाए, वहां पे एक रिव्यू कर लेंगे।
वहां पे कोई अगर थोड़ी बाइंग एक्टिविटी या स्ट्रेंथ दिखे तो ही हम इसमें बाय की तरफ देखेंगे। फिलहाल जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है उनको एडवाइस रहेगा एक बार आप टेम्परेरी एग्जिट ले लीजिए ट्रेडिंग वाले लॉन्ग्स को, और फ्रेश लॉन्ग्स जो सपोर्ट मैंने बताया वहां पे एक बार रिव्यू करके देख लेंगे 85 और 88 के रेंज में कि बाय करना है कि नहीं। तो वीक आउटलुक है और 10 से 15 रुपए डाउन साइड जा सकता है महिंद्रा हॉलिडेज। ये महिंद्रा हॉलिडेज पे व्यू रहा, लेकिन इस बीच आप मार्केट को देखें तो फर्दर स्लिप हुई है 19,400 के नीचे। आप निफ्टी को देख रहे हैं, यानी 19,350 के पास की जो बात हो रही है उसके पास अब फिर से जो एक इंपॉर्टेंट की लेवल होगा देखने है उसके पास अब बाजार स्लिप हुआ है। बैंकिंग स्टॉक्स में भी और फर्दर स्लिप हुआ है, लगभग 300 पॉइंट्स की गिरावट अब आपको बैंक निफ्टी पर दिख रही है। ऐसे में आपकी ऑप्शन स्ट्रैटेजी, ऑप्शंस के जरिए प्ले आउट करना चाहते हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? कुछ बोरा आए हमारे साथ ऑप्शंस का चैंपियन सेगमेंट बताने, बात करते हैं उनसे। बताएं कुछ, क्या लग रहा है इस वक्त थोड़ी बियर साइड की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? आपको सुन नहीं पा रहे हैं कुछ हम ठीक से, एक बार दोबारा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आवाज़ हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं। कुछ के पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच अगर उनका हम ट्रेड लेकर आना चाहते हैं तो उनका ट्रेड देख लेते हैं, और एल्स नहीं तो दोबारा पैच करते हैं उन्हें। लेकिन बाजार में आप फर्दर जो गिरावट देख रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन से स्टॉक्स कर रहे हैं? पिछले 15 मिनट में ही आप देखें तो जो गिरावट बड़ी है, इंटेंस हुई है, वो अब जहां इनफैक्ट जहां गेंस जहां थे वो भी इरोड हुए हैं। लेकिन कुछ की कॉल पर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी पर वो कॉल दे रहे हैं। इनफैक्ट ऑप्शन की स्ट्रैटेजी उनकी इस हफ्ते की 26 अक्टूबर की, यानी इस वीक की जो स्ट्रैटेजी होगी वो कह रहे हैं 43,700 की कॉल हो के ये तो उनकी बुलिश स्ट्रैटेजी यहाँ पर सामने आ रही है। 170 की कॉल ऊपर की स्ट्राइक है जिसकी कॉल खरीदने की वो सलाह दे रहे हैं, लेकिन हेज तो करना चाहिए, इसलिए एक ऊपर की कॉल को वो सेल ऑफ भी कर रहे हैं। तो 43,700 की कॉल को खरीदें और 44,000 की ऊपर की जो कॉल है उसको आप बेचें। ठीक है, कुछ आपका मैसेज और स्ट्रैटेजी हम तक आ गई, लेकिन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करके रिस्क एनालिसिस कर ही आप असेस करके कॉल लें। लेकिन कमिंग टू मार्केट्स, और हम यहाँ बात कर रहे थे कि जिन स्पेसेस में रिलेटिव स्ट्रेंथ थी उनमें भी अब कहीं ना कहीं गेंस इरोड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पिछले के 10-15 मिनट में जो गेंस इरोड हुए हैं वो पावर स्पेस से भी और कुछ फार्मा स्टॉक्स से भी इरोड हुए हैं। एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स अब आप देखें 1.5% की गिरावट है, वहाँ सिप्ला के गेंस इरोड हुए हैं। अब इनफैक्ट हरे निशान में था, ये थोड़ी देर पहले था, लगभग आधे से 1% तक की गिरावट वहाँ दिख रही है। और एट द सेम टाइम मेटल के कुछ और काउंटर्स में से टाटा स्टील जैसे काउंटर्स और वीक हुए हैं, कंजम्पशन के कुछ काउंटर्स है, तो वीकनेस तो बढ़ रही है फॉर श्योर। 19,400 के भी हम नीचे यहाँ स्लिप हो रहे हैं। तो अगर यहाँ से जो क्रूशियल लेवल जो है, अगर 19,350 का भी अगर टेस्ट करता है बाजार, तो क्या यहाँ से इंडेक्स पर क्या एक स्ट्रैटेजी हो सकती है नीचे की, और कौन सी स्ट्राइक होगी जिसकी पुट आप खरीदने की सलाह देंगे? तो पुट खरीदने की सलाह पर तो 90,400 वुड बी अ गुड पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी। मुझे लग रहा है 250 वुड बी रॉक बॉटम अभी के लिए बाजार में, बिकॉज जो इवन प्रीवियस अगस्त के में भी ये लेवल आ गया, तो 2 बार बॉटम बनाया था 90,250 पर। सो उसके नीचे थोड़ा जाएगा, मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो 250 रॉक बॉटम अभी के लिए लग रहा है। अगर बाजार में फर्दर डाउनसाइड दिखाई दी तो आई गेस 19,000 का लेवल भी ब्रेक हो सकता है। सो 250 वुड बी अभी के लिए स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और जो 350 था, 400 था, 500 था, वो सबको अभी पीछे छोड़ के नीचे साइड में आ गए। तो 250 के लिए हमें आई करना चाहिए, बट ओवरऑल निफ्टी में अभी स्लोली एंड स्टेडीली आई गेस बाइंग करना चाहिए, बिकॉज जो ओवरऑल इंटरनेशनल न्यूज थे वो अभी आई गेस डिस्काउंट हो चुके हैं। अभी तो टेक्निकली भी 100-डे मूविंग एवरेज के वहां पर निफ्टी अभी चल रहा है, तो थोड़ा बाइंग स्टार्ट करना चाहिए ऑलरेडी। सो ये मेरी सलाह रहेगी। ज्यादा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अभी यहाँ से बन नहीं रही निफ्टी में पर्टिकुलरली। यहाँ से आप ऑलरेडी 200-250 पॉइंट्स इरोड हो चुके हैं, और पहले भी हमने जब भी देखा है 19,400 और 600 के रेंज से बाजार ने स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी लिया है। लेकिन अभी जो यहाँ से नीचे की सपोर्ट लेवल को जो वॉच कर रहे हैं जो है वो 19,250 का है। लेकिन लेट्स कंसिडर इट दिस ऑल्सो कि काफ़ी गिर भी चुके हैं हम, तो क्या यहाँ से एक
ओवरसोल्ड जोन में भी जा सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होंगे। आज की क्या खबर है, खास सेगमेंट, उससे भी डिस्कस करेंगे। और आपके लिए कैरी फॉरवर्ड ट्रेड, क्या BTST करके जाना चाहिए यहाँ से या फिर शॉर्ट कॉल्स को ही कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, ये सब भी आगे डिस्कस करेंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। क्या आपको विश्वास है आप एक दिन अमीर बनेंगे? तो क्यों ना आपको एक ही दिन में अमीर बनाया जाए। 18 Now स्वदेश लेकर आया है एक दिन का ज्ञान का मेला, जहां आपके म्यूचुअल फंड और SIP से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। ये मौका है आपके लिए निवेश जगत के दिग्गज और फंड मैनेजर्स से मिलने का, जिनके पास है कमाई के ज्ञान का महासागर। तो जुड़िए 18 Now स्वदेश के साथ 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से म्यूचुअल फंड महाकुंभ में। लेवल्स तोड़ता है तो कुछ इसी तरह के तोड़ता है। एक ही दिन में 500 गया, 400 गया, 300 भी गया। अक्षय, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना कि 19,300 तक आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। लो, आज ही आ गया। ना केवल 300 आया बल्कि मार्केट ने 300 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया। और ये बात फिर से बाजार ने सिद्ध कर दी है कि वो चढ़ता हमेशा सीढ़ियाँ हैं, लेकिन जब उतरता है तो लिफ्ट से नीचे आता है और बहुत स्पीड से नीचे आता है। कुछ यही 200-300 पॉइंट गेन करने में कई बार बाजार 10-10 दिन लगा देता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट उसको लगे मार्केट को फॉल दिखाने में। बैक टू बैक 4-5 दिन से हम फ्यूचर्स में अनवाइंडिंग का प्रेशर देख पा रहे हैं। मार्केट में लीडरशिप की एब्सेंस है। रिलायंस के भी नंबर नहीं आए, SBI के नंबर नहीं आए। जिनके नंबर आ गए हैं उन्होंने अपना निजी भला तो किया, लेकिन बाजार का भला नहीं कर पाए। बाजार पूरी तरह से अभी भी चपेट में है ग्लोबल टेंशन्स के कि ग्लोबली क्या होगा। उसके पास एक फियर है, उसके मन में एक डर है। वो बॉन्ड यील्ड्स को लेकर देखता है, वो क्रूड को देखकर दिखता है, वो US मार्केट्स के भी नॉन पार्टिसिपेशन को देख के दिखता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आके ये डिस्प्ले कर रही है कि मार्केट में हेल्दी साइंस नहीं है। कई बार हम डीकपल हो तो जाते हैं ग्लोबल मार्केट से, लेकिन कई बार 100% डीकपलिंग हो नहीं पाती, और हम डीकपल होंगे भी तो बहुत दिन तक उसके साथ दूरी नहीं बना पाएंगे। कहीं ना कहीं उसके साथ हमको करेक्ट करना ही होगा। एक और पॉइंट मैं इसमें फिर से आपको कई बार बता चुका हूँ कि FI जब आपके पास आते हैं तो फील गुड करवाते हैं। एक चीज़ मैं आपको नोटिस कराऊँ, अगर आप इंट्राडे में वॉलिटिलिटी इंडेक्स देखेंगे ना, आज सुबह सुबह एक्स्ट्रॉर्डनरी एक जर्क आया था। हमें डाउट तो तभी से ही हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि विक्स 9% नीचे और शेयर नहीं चल रहा, इंडाइसिस हरे निशान में नहीं आ रहे। तब जाके हमको लगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको मैं वॉलिटिलिटी इंडेक्स दिखाऊंगा ना, तो आप देखेंगे ये हरे निशान में भी आ गया और बाकायदा भी 3% ऊपर था। आप बी अवेयर, थोड़ा सावधान रहिए। मार्केट की स्क्रीन को देख के ऐसा लग रहा है कि बास्केट्स में काम हो रहा है। शायद ये दिन चुना भी गया होगा क्योंकि आपके पास कल का दिन छुट्टी पे है, एक दिन छुट्टी से आप आ रहे हैं। लो वॉल्यूम पे इस तरीके स्विंग्स आना आम बात सी होती है, क्योंकि तोड़ने के लिए और चलाने के लिए वॉल्यूम कम से भी काम चल जाता है। टिपिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारे काम करता है। जैसे लेवल्स ब्रेक होंगे वो एक सडन फॉल दिखाएगा और इस फॉल को काफ़ी सीवियर होता है। अगर उसको बैकअप नहीं मिलेगा तो वो इसी तरह का फॉल आपको दिखा देगा कि 10 ही मिनट में 300 पॉइंट कैसे जा सकते हैं मार्केट के। आप एक बार दिखा सकते हैं स्क्रीन पे टॉप लूजर्स के चार्ट, जो मैं आपके स्क्रीन पे लेके आऊँगा। मेरी प्रॉब्लम बाजार का टूटना नहीं है, मेरी प्रॉब्लम्स उन शेयर्स का पार्टिसिपेशन ना करना है जो बाजार को या फिर इंडाइसिस को ठीक करने के लिए उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। 50 में से 48 शेयर इस समय लाल निशान में हैं। आप बिलीव करेंगे HDFC बैंक, रिलायंस और TCS ये सबसे ज़्यादा पेन पहुंचाने वाले शेयर्स हैं। ये वैसा देखा जाए तो परसेंटेज में ज़्यादा नहीं टूटे। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, जरा दिखाइए तो। HDFC 1%, रिलायंस इंडस्ट्रीज का फॉल सिर्फ 1.25% होगा।
TCS का फॉल सिर्फ 2% के आसपास है, इन्फोसिस सिर्फ 1% है, लेकिन इनका कंबाइन एफर्ट्स है ना बहुत खराब है। आपके पास एक भी शेयर ऐसा नहीं है जो थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहा है। फॉल इनका सीवियर नहीं है, बट सबका मिलके सीवियर हो जाता है, जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम फिर आपको दिखता है मिड कैप की स्क्रीन। अगर आप सिर्फ आज मेजर इंडाइसिस को भी छोड़ दें और मिड कैप इंडाइसिस में भी आएंगे ना, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम काफ़ी हो जाती है, क्योंकि उसके पास यूफोरिया का इम्पैक्ट आता है। वैसा कुछ नहीं इम्पैक्ट होता। आप डरते हैं ना, घबराते हैं, तो फिर घबराने में मिड कैप में घबराहट ज़्यादा आएगी। और आप ये स्मॉल कैप का इंडाइसिस चेक कीजिए, 3%। अमूमन चलता भी ऐसे ही है, बट एक गिरता भी वैसे ही है। ये बात अपने माइंड में रखनी चाहिए। और ये जो बॉन्ड यील्ड्स आप नीचे इस समय देख रहे हैं, हमने यूएस की चलाई हुई हैं, आप चाहें तो इंडिया की भी चला सकते हैं। इंडिया की बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी हुई हैं। यूएस की बॉन्ड यील्ड इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है, और उसकी अगर बॉन्ड यील्ड यानी कि घबराहट अगर आती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए 2-4 चीज़ें ना बड़ी मैक्रोज में आप अच्छे से नोटिस कर लिए, क्योंकि ये अब आजकल ना अच्छे इंडिकेटर्स के तौर पर हो गए हैं। पहले कभी इकोनॉमिक सर्वे या कुछ आगे पीछे चीज़ें आती थी तभी चीज़ें नोटिस होती थी। आजकल ये मैक्रो डाटा इतना इंपॉर्टेंट हो गया बाजार के लिए, क्योंकि वो डायरेक्शनल अप्रोच आपको देता है। देर सवेर उसका असर जरूर पड़ता है। शर्मिला, मार्केट में जिस तरह का फॉल है, अर्निंग्स कोई हेल्प नहीं कर रही है, एफआईज गुम से हो गए हैं, मार्केट में लीडरशिप की एब्सेंट है। बचाएगा तो कौन बचाएगा? तो स्थिरता मार्केट में आएगी, ऊपर जाने की बात नहीं, लेकिन एक बाइंग जो आएगी वो लोअर लेवल से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से ही आएगी। तो भले उसमें 2-3 दिन और लगे, क्योंकि आज कल छुट्टी है, तो आज थोड़ा लोग होल्ड बैक करेंगे ही, थोड़ा छुट्टी का मूड भी रहेगा। और आई थिंक थोड़ी ग्लोबल सर्टेनिटी भी आनी है, बट आई थिंक एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स फिर से दे विल फिर से बाइंग करेंगे। और म्यूचुअल फंड्स के पास भी, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के पास भी एसआईपी का काफी जिस तरह से हम डेटा पढ़ते हैं, एसआईपी काफी एक बड़ा उनके पास हर महीने आता है, तो वो भी देयर आल्सो द मैंडेट विल बी टू इन्वेस्ट, तो बाइंग वहां से भी आएगी। बट आज मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ इस तरह की उम्मीद करनी चाहिए, और शायद 1-2 दिन और लग सकते हैं मार्केट को सेटल होने में। बट आई फील प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट जो बाइंग आएगी वो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और रिटेल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से ही पहले आएगी। बिल्कुल ठीक है। मैं डीएस का पॉइंट को भी यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जैसे शर्मिला कह रही हैं कि हो सकता है डोमेस्टिक बाइंग थोड़ी मार्केट के अंदर आ जाए। देखिए, मैं रिटेल को दोषी नहीं मान रहा, लेकिन मैं रिटेल का एक पॉइंट आपके लिए बता देता हूँ। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से, और मैं मार्केट के अंदर काफ़ी समय से हूँ, तो मैं इसको देख के बता सकता हूँ। जब रिटेल का पार्टिसिपेशन लॉन्ग साइड पे बढ़ेगा और डीआईज एफआईज थोड़ा पीछे हटेंगे ना, मार्केट भले ही कितना हाई क्यों ना बना रहा हो, कितने लेवल्स पे क्यों ना हो, आपको अपना हाथ पीछे खींच के रखना चाहिए। अब आप रिटेल की होल्डिंग कल की चेक करेंगे 57% है, डीआईज की होल्डिंग 50 से कम है, एफआईज की होल्डिंग 50 से कम है, उनके तो बेहद ही कम है, 25-26% है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि रिटेल कमज़ोर हैंड्स हैं, बट रिटेल से मैनेज नहीं होता मार्केट। मैनेज एफआईज और डीआईज के मनी से ही होता है, क्योंकि वो बल्क में भी होता है और उनके परसेंटेज का मीनिंग होता है। ये पॉइंट मेरे को और आपको और नोटिस करवाना था। इसलिए जब भी आप ये एफआईज के नंबर देखें ना, ये नंबर ज़रूर देखना चाहिए, डेली बेसिस पर देखना चाहिए कि इस समय रिटेल के पास कितनी होल्डिंग है और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग मार्केट के अंदर अभी कितनी चल रही है। एक काम मैं और करता हूँ, जय पटेल अभी कह रहे थे कि उनको लगता है कि बुधवार शायद थोड़ा बहुत मार्केट का एक मूड बन जाएगा। जय, मेरे को आपसे ये पता करना है कि ये गिरावट आज में अपना बॉटम फॉर्मेशन दे देगी। मेरे को अपॉर्चुनिटी भी दिखती है इस तरह के फॉल में कि आप 19,300 पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, तो मैं इस कहते हैं ना कि मुसीबत में थोड़ा अवसर देख रहा हूं मैं। डेफिनेटली डिम्पी जी, क्योंकि हर बार पिछले 3 बार हम अगस्त में भी बात करें तो सेम पैटर्न बनी थी। 19,250 300 के अराउंड जब बाजार आया था, तब 200-300 पॉइंट का रिबाउंड दिया था। वापस से उसी समय में अराउंड अक्टूबर में भी हमने थोड़ा 200-300 पॉइंट का अपमूव देखा अराउंड 19,500 के वहां पर। तो ये डेफिनेटली एक कॉन्ट्रेरियन बेट इसीलिए मुझे लग रहा था, बिकॉज 250 के अराउंड जब आता है तब काफी अच्छा एक परफॉर्मेंस अपसाइड की ओर जाता है। हम देखें तो 1 सितंबर 2023 को हम देखें तो 260 के अराउंड चल रहा था, उसके वहां से कंटिन्यूसली 20,000 का एक अपमूव दिखाया था। सो ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, वॉर के चलते थोड़ा ये
अलग इंस्टेंस है, बट ओवरऑल निफ्टी में मुझे लग रहा है आज छुट्टी थी इसीलिए कोई सी पार्टिसिपेशन आया नहीं। डीआईएस के पास मोर देन 2.5 लाख करोड़ जितना कैश पड़ा हुआ है, जो इवन न्यूज चैनल्स में भी दिख रहा था। सो काफी रुपए तो है डीआईएस के पास, बट इन्वेस्टमेंट के अभी एलोकेशन अभी शायद से स्टार्ट हो सकता है, ऐसा मुझे आसार आते हुए दिख रहा है। ओके, ठीक है। के बाद इसी मार्केट के चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज सौदे खरीदने और बेचने दोनों से रुक जाना चाहिए। कई बार फॉल्स या आर्टिफिशियल राइज और आर्टिफिशियल फॉल भी दिखता है। आज सिर्फ देखने और स्टडी करने का दिन है। लेट इट बी। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। तो बाजार में भारी गिरावट। निफ्टी के सिर्फ 2 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको हरा निशान दिखेगा, लेकिन निफ्टी बैंक में जो बिकवाली की आंधी है वो ज़्यादा तेज़ हुई है। एक समय था कि निफ्टी में और निफ्टी बैंक में फ़र्क था। निफ्टी करीब आधे % नीचे था, निफ्टी बैंक 1/4% नीचे, लेकिन इस वक्त दोनों ही इंडेक्स करीब 1.25% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं और पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि मंदी का माहौल बन रहा है। 19,300 के नीचे निफ्टी है और निफ्टी बैंक 43,000 के आसपास आकर कारोबार कर रहा है। और निफ्टी में सबसे ज़्यादा जो गिरने वाला शेयर है वो है LTI माइंडट्री। नतीजे इसके अच्छे आए थे और उसके चलते हमने देखा था कि गुरुवार को ये शेयर बहुत तेज़ी से चला था, लेकिन गुरुवार की सारी तेज़ी हवा हो गई है और शुक्रवार और आज इन 2 दिनों में शेयर ने पूरी की पूरी वो तेज़ी गंवा दी है। आज सबसे ज़्यादा गिरने वाला ये शेयर है, 4% के आसपास की गिरावट इसमें। और अडानी ग्रुप के शेयर भी कमज़ोर हो रहे हैं। अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, यहाँ पर 3% के आसपास की गिरावट है। मेटल स्टॉक्स कमज़ोर है क्योंकि ग्लोबल डिमांड को लेकर थोड़ी सी चिंता फिर से हावी होती दिख रही है। हिंडाल्को में 3-3.5% के आसपास की गिरावट पर कारोबार हो रहा है और इसके अलावा टाटा स्टील जैसे शेयर में भी हम 2 से 2.25% के आसपास की कमजोरी देख रहे हैं। लेकिन एक शेयर जो हमने देखा था कि शुक्रवार के सत्र में बहुत तेजी से गिरा था वो है IGL का। प्रेशर आज भी है, हालांकि प्रेशर थोड़ा सा आज कम है। हालांकि हमारे पास एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि IGL का ये कहना है कि पॉलिसी के असर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया दिल्ली की EV पॉलिसी को लेकर। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए, निश्चित तौर पर एक अहम अपडेट होगा निवेशकों के लिए, क्या कह रही कंपनी? देखिए, IGL से जुड़े जो हमारे सूत्र हैं उनके हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट की जो EV पॉलिसी आई है उसका जो इम्पैक्ट होगा IGL के ऊपर वो ज़्यादा ओवर हाइप्ड करके दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उतना इम्पैक्ट नहीं होगा जिस तरीके से इसको पेश किया जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसी नई है या अचानक से आ गई है। इनफैक्ट इस पर 2 साल से चर्चा चल रही थी, लिहाजा इस बात की संभावना थी कि ये पॉलिसी आएगी और IGL ने उसी के हिसाब से अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी थी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि 7 सालों के बाद अगर आप इम्पैक्ट पर नज़र डालें तो IGL के बिजनेस पर इसका 15 से 20% के ही आसपास तक इम्पैक्ट दिख रहा है। और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो IGL का नेटवर्क है वो फैल रहा है, वो दिल्ली NCR से बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि जो CNG PNG जो कोर बिजनेस है IGL का वो दिल्ली और NCR से बाहर निकलकर करीब 30 जिलों तक पहुंच गया है। लिहाजा IGL का जो CGD बिजनेस है वो एक्सपैंड कर रहा है। जाहिर तौर पे इस पॉलिसी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लॉन्गर रन में देखने को नहीं मिलेगा। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कि ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि IGL का जो बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। IGL इस वक्त EV चार्जिंग स्टेशन बिजनेस में, बैटरी स्वैप बिजनेस में, साथ ही साथ जो उसका LNG बिजनेस है उस पर भी फोकस कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो लॉसेस होंगे जो कि 15 से 20% के आसपास अनुमानित हैं वो भी। ऑलराइट, ठीक है प्रकाश, शुक्रिया इस खबर के लिए और ये जानकारी देने के लिए। लेकिन बाजार में इस बढ़ती हुई गिरावट, अब 19,300 के हम नीचे हैं, इसके मायने क्या है, डोमेस्टिक मार्केट से में हमें क्या क्यूज लेने चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी आ गए। निकुंज, ऑफकोर्स ये जो आप हर बार ये बोलते हो कि मैक्रो रीजन से फॉल आता है और इस वक्त भी आप US मार्केट से बॉन्ड यील्ड जो स्पाइक हुई है, क्या वो एक रीजन है? इंडियन मार्केट्स क्यों इस वक्त इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, रीजन तो मैक्रो ही है। ओके, मैक्रो इसलिए है बिकॉज बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गई हैं, क्रूड ऊपर गया है, रिस्क एपेटाइट नीचे जा रही है और जो हम देख रहे हैं कि जो सेलिंग हो रही है इट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ इवेंट अर्थात मैक्रो। मैक्रो मतलब बॉन्ड यील्ड्स मतलब इन्फ्लेशन,
इन्फ्लेशन मतलब फ्लोज एंड सेंटिमेंट एंड रिस्क, Sure. ये सब चीज़ों का मिश्रण होता है। और हमेशा मार्केट जो सेल ऑफ आता है, मार्केट हमेशा माइक्रो से बॉटम आउट होते हैं और हमेशा मैक्रो से सेल ऑफ आता है। अब आपको ये समझना है सेलिंग क्यों आ रही है और क्या सेलिंग बढ़ सकती है। देखिए, जब बॉन्ड यील्ड्स हिस्टोरिकली मैंने देखी, जब पिवट पॉइंट्स पर आती है, 1 की 2 होती हैं, जब 2 की 3 होती है, 3 की 4 होती हैं। पिछले कोविड में बॉन्ड यील्ड्स 1% के नीचे थे यूएस की। 1 की 2 हुई, मार्केट ने इग्नोर करा। बट 2 की 3 हुई, मार्केट में एक बार एडजस्टमेंट आया। 3 की 4 हुई। अब देखिए एफआई का 2021 में बड़ा सेल नंबर आ रहा था बहुत। 22 के अंदर भी सेल नंबर उनका था। 23 में कुछ आकर के जब बॉन्ड यील्ड्स नीचे आने लगी तो ठीक हुआ। अब 5 हो गई हैं। 5 साइकोलॉजिकली एल्गोरिथम्स होती हैं। एल्गोरिथम जब ट्रेड करती हैं तो एल्गोरिथम रिस्क मैनेजमेंट करती हैं। उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि सेलिंग हो रही है। उस सेलिंग की वजह से निफ्टी के अंदर हमने आज ब्रेकडाउन देखा, जिसकी वजह से सेलिंग और ज़्यादा बढ़ रही है। क्या कुछ नया इस मार्केट ने डिस्कवर करा है कि जिसकी वजह से सेलिंग आनी चाहिए? जी नहीं, मगर मार्केट के अंदर कुछ की टेक्निकल लेवल्स ऊपर नीचे हुए हैं जिसकी वजह से कंपल्सिव सेलिंग आती है। ये सेलिंग जो है रिस्क मैनेजमेंट की सेलिंग है। ये जो सेलिंग है मुझे लगता है कंपल्सिव सेलिंग है। तीसरा जो मुझे अच्छा इस समय नहीं लग रहा है, वो मार्केट गुड न्यूज़ को इग्नोर कर रहा है, बैड न्यूज़ पर रिएक्ट कर रहा है। ओके, भाई बॉन्ड यील्ड 4.9 की जब 5 हुई, टेक्निकली फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर मार्केट नोटिस करके बेच रहा है। जो नतीजे अच्छे आए थे, मुझे लगता है HDFC बैंक के नतीजे अच्छे थे, मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक के नतीजे अच्छे थे, मुझे कुछ खामी नहीं दिखी ICICI बैंक के नतीजों में और फॉर दैट मैटर HUL के नतीजों में। फिर भी मार्केट उन्हें पनिश कर रहा है। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है कि मार्केट इज़ इन अ सेल द गुड न्यूज़ मोड। ये दूसरा है। तीसरा ट्रिगर क्या है? लोकल मार्केट में भी ट्रिगर क्या है? तो इस समय मार्केट धराशायी नहीं हुआ है, मगर मार्केट जो है इस समय थोड़ा थक सा गया है, थोड़ा इट इज़ वेटिंग फॉर अ शेकआउट। देखिए क्या होता है, एक आप पेड़ को देखिए। अब जब पेड़ के अंदर खूब सारे आम हैं और ज़ोर से आंधी आती है, तो क्या होता है, जो कच्चे होते हैं पेड़ जो वो हिल जाते हैं और जो ओवर राइप होते हैं वो गिर जाते हैं। तो कच्चे होते हैं मेरे हिसाब से जो वीक ट्रेडर्स हैं वो निकलेंगे, और जो ओवर राइप होते हैं वो होती है वैल्यूएशन, वह भी नीचे आ जाएंगी। तो जब मार्केट में शेकआउट आता है तो हमेशा हम देखते हैं कि एक प्रकार का ऊंचा नीचा होता है, तो मार्केट में वह हो रहा है, मेरे हिसाब से हेल्दी है। अब आप प्रियम, मैं आपका सवाल करता हूँ, डिम्पी जी है नहीं है? हाँ बिल्कुल। हाँ डिम्पी जी, कैसे हो भाई? हम देखिए आम की बात कर रहे थे, आतिशबाजी दशहरे के दिन, दिवाली में होती है आतिशबाजी, मार्केट में आज हो गई। मैं क्या बोल सकता हूँ? हाँ, किसी ने कुछ वैसे हो रहा है सर। निकुल सर, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दिवाली से पहले ही आतिशबाजी हो रही है मार्केट के अंदर, और ये नेगेटिव आतिशबाजी सर क्या है ना, ये रॉकेट ऊपर जाने की वजह नीचे आ गया है। देखो जब मैं छोटा था ना डिम्पी जी, तो जब रामलीला जाता था तो जब वहाँ पर आतिशबाजी होती थी तो मैं कान को यूँ बंद कर लेता था। तो इस करेक्शन के अंदर भी क्या करना हमें चाहिए? हमें कान में उंगली लगा करके इसको इग्नोर करना चाहिए। हमें इसलिए इग्नोर करना चाहिए बिकॉज इस करेक्शन के अंदर जब हम हमारे कान खोलेंगे हमें बेटर वैल्यूएशंस मिलेंगी, हमें अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे, और जो मार्केट में एक्सेस हो चुका था वह हो चुका था। तो ये समय आ चुका है, लॉजिकली आपको यह पूछना चाहिए कि भाई आप शेयर बाजार में अगर डे ट्रेडिंग के लिए आए थे, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, तो ट्रेंड इस समय घूम गया है। अगर आपकी मीडियम टर्म पोजीशंस है तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म अगर आप हैं तो कान बंद कर लीजिए, इस करेक्शन को इग्नोर करिए। है ना डिम्पी जी? सही है ना? देखो कान बंद कर लो एकदम। बिल्कुल सर, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो अप्रोच ही अलग अलग है। ये तो स्विंग ट्रेडर्स और ट्रेडर्स वाली बात है कि उनके लिए लेवल्स का गेम है, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा, इट्स ऑल अबाउट द लेवल्स एडजस्टमेंट्स। लेकिन निकुल सर, मेरे को एक और चीज़ भी पता करनी है, ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है क्या? ये कुछ उन लोगों के लिए जो टिपिकली जिन्होंने भी कान बंद करने हैं या कान बंद करके बैठे हैं या करना चाहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है क्या उनके लिए? अगर आपने अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो से इस मंदी में माल बेचा तो एक अपॉर्चुनिटी मिस जरूर आप करेंगे, यह बात मैं जरूर बता सकता हूँ। तो ये इस समय एक देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर हमें गिरावट में हम कितना पार्टिसिपेट करते हैं मैटर नहीं करता है, मगर गिरावट में हम हमारी लॉन्ग पोजीशंस, हमें कमिटमेंट लेवल्स को कैसे डील करते हैं वह भी मैटर करता है। अगर आप डर के मारे 15% कैश रेज कर लिया आपने, डर के मारे आपने जी अपनी सारी लॉन्ग पोजीशंस काट दी, तो आप एक अपॉर्चुनिटी मिस जरूर कर रहे हैं। मगर स्पेसिफिकली आपने अगर बात करी थी किन क्षेत्रों पर नज़र रखनी चाहिए, मुझे लगता है बैंक्स वापस आएंगे। बैंक्स में मुझे कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही है। मुझे लगता है लोअर लेवल्स में इस समय आपको फार्मा स्टॉक्स लेने चाहिए। मैं पहली बार ईटीना स्वदेश पर बोल रहा हूँ फार्मा कंपनीज काफ़ी दिनों के बाद, बिकॉज मेरा यह मानना है कि फार्मा 3-4 साल से एक प्रकार के बेयर मार्केट में गए हैं। कोविड के बाद वैल्यूएशंस वहाँ अट्रैक्टिव हो चुकी है, यूएस जेनेरिक प्राइसिंग इस समय ठीक हो रही है, उनके अंदर विजिबिलिटी अच्छी आने को दिख रही है। तो टॉप 4-5 फार्मा कंपनियाँ पर नज़र रखिए, इस गिरावट पे उन पे ज़रूर नज़र रखिएगा। इस गिरावट के अंदर आपको मिड कैप स्पेशली 2 डिजिट स्टॉक्स अवॉइड करने चाहिए, भले वो कितने गिर जाएं।
तीसरा, इस मार्केट के अंदर आईटी को खरीदने की जल्दी ना करें, मगर प्राइवेट बैंक्स में नज़र ज़रूर रखें। तो फार्मा और प्राइवेट बैंक्स मुझे दो अच्छे लगते हैं, जहां मुझे लगता है कि जब भी मार्केट स्टेबल होगा, द नेक्स्ट सेक्टर कुड बी फार्मा एंड द नेक्स्ट बिग मूव कुड कम फ्रॉम बैंक्स। जी, छोटा सा सवाल आपसे और उसका जवाब जानना चाहेंगे। अगर किसी को मान लीजिए नई एंट्री करनी हो, किसी को अपॉर्चुनिटी तलाशनी हो, तो क्या 1 नवंबर जब फेड की पॉलिसी आएगी उसका वेट कर लें क्या? अभिषेक, यह निर्भर करता है कि आप कितना टाइम फ्रेम डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अगले 15-20 दिन का व्यू लेना चाहते हैं तो शायद ज़रूरी है कि फेड की मीटिंग आप देखें। फेड की मीटिंग के बाद मेरा यह भी मानना है कि आपको दिवाली तक का वेट करना चाहिए, बिकॉज मार्केट में अक्सर हम देखते हैं सिक्लिकलिटी देखने को मिलती है दिवाली के आसपास। तो फेड को लेकर के व्यू नहीं बनाना चाहिए, मगर आप 15-20 दिन का व्यू बनाना चाहते हैं तो इवेंट रिस्क आपको हमेशा नलीफाई कर देना चाहिए। अगले 15-20 दिन में हो सकता है कि हमें युद्ध को लेकर भी कि कुछ क्लैरिटी देखने को मिले। मगर मुझे ये लगता है अभिषेक, डिम्पी, प्रियंका, कि बुल मार्केट करेक्शन है। बुल मार्केट करेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? बड़ा फास्ट होता है जी, वो जोरदार, धमाकेदार। मगर जब तक आप रियलाइज करेंगे जी बुल मार्केट करेक्शन आ चुका है, करेक्शन खत्म भी हो जाता है। 2021 के बाद या 2021 की कोविड रिकवरी के बाद इस मार्केट में ऐसा नहीं करेक्शन नहीं आया है, मगर करेक्शन शॉर्ट लिव्ड रहे हैं, करेक्शन छोटे रहे हैं। और उस करेक्शंस को अगर आपने उसमें पैनिक नहीं करा, आपने अपनी लॉन्ग पोजीशंस नहीं काटी, आपने अपने म्यूचुअल फंड्स रिडीम नहीं कराए, सो यू इमर्ज्ड एज अ विनर। तो ये समय आ चुका है कि भाई अब आप एक गाड़ी की कुश्ती बांध लीजिए। अगर आप सीट बेल्ट फासिन और सीट बेल्ट जिससे हम कहते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मैं फिर बोलूँगा, जब मैं रामलीला जाता था तो वहाँ पर जब अक्सर आतिशबाजी होती थी तो मैं हमेशा कान बंद कर लिया करता था। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को वही करना चाहिए, कान बंद कर लीजिए। बट सर निकुंज सर, एक और चीज़ भी है इस मार्केट के अंदर, जो रिटेलर का पार्टिसिपेशन है वो टिपिकली मिड कैप और स्मॉल कैप में जाता है, जहाँ वो बहुत बढ़िया रिटर्न्स एंजॉय करके आए हुए हैं। उनके लिए लेसन क्या है इस तरह का फॉल का, और उनको भी क्या करना चाहिए? डिम्पी, देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा रहता है। स्टॉक मार्केट के अंदर ऊपर की चढ़ावट, नीचे की गिरावट हमेशा आती है। अगर आप पिछले 1 साल में आप किसी भी स्टॉक को निकाल के देखें तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है। अगर आप आज के सेल ऑफ के बाद भी देखें तो मेरा मानना है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब फायर करिए, पिछले 52 हफ्तों में मिड कैप इंडेक्स अभी भी भैया 25% ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स मेरे हिसाब से पिछले 52 हफ्ते में 27% ऊपर है। तो पैनिक की बात नहीं है। डिम्पी जी, देखिए क्या होता है, जब 1000 रुपये की चीज़ 1200 होती है, 1200 की 11 होती है, तो हम ये भूल जाते हैं कि जब हमने परचेज करी थी 500 रुपये में ली थी। तो अगर आपने कोई भी स्टॉक में निवेश करा है जिसमें आपको अभी संदेह लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपने एक टिप ली है बिकॉज आपके पड़ोसी ने आपको कुछ बताया, तो उन स्टॉक्स में मत रहिए। जहां आप 15 से 20% डाउनसाइड टॉलरेट कर सकते हैं, जहां आपको लगता है कि आने वाला समय अर्निंग्स के लिए अच्छा रहेगा, जहां आप थोड़ी पेशेंस रख सकते हैं, तो आई थिंक उसमें पैनिक नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, कुछ अगले दिन की ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो ट्रेंड आई थिंक टुडे हैज़ गॉट चैलेंज्ड इन द शॉर्ट टर्म। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज जी, सारा एनालिसिस हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आज आने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाजार में ऑफ कोर्स आज आप निफ्टी पर भी देखें तो 1 मंथ का इंट्राडे लो लगा है, अपने डेज हाई से लगभग 200 से ज़्यादा पॉइंट्स करेक्ट हुआ है, और इनफैक्ट सिर्फ 50 डीएमए नहीं 100 डीएमए के नीचे भी इस वक्त आप निफ्टी को देख रहे हैं। और बैंक निफ्टी में एक तेज शार्प सेल ऑफ भी रिलेटिवली निफ्टी के मुकाबले पिछले कुछ मिनटों में आया। तो क्लियरली मैक्रो रीजन से एक रीजन दिख रहे हैं, बॉन्ड यील्ड स्पाइक हुई हैं, लेकिन इन सब में आज सबसे ज़्यादा गिरने वाले स्टॉक्स कौन से हैं? निफ्टी की आप बात करें तो वहाँ पर एलटीआई, माइंट्री जैसे स्टॉक्स हैं, अडानी स्टॉक्स हैमर हुए हैं, सारे सेक्टोरल, इनफैक्ट सबसे बड़ा जो सेक्टोरिकली जो पेन आ रहा है वो पीएसयू बैंक से आ रहा है। सबसे ज़्यादा गिरने वाले सेक्टर्स में पीएसयू बैंक हैं। निफ्टी के टॉप लूजर्स में आप बात करें तो वहाँ पर आपको स्टॉक्स मेटल के भी दिख रहे हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स, क्योंकि हेवी वेट्स में से आज किसी भी स्टॉक से बड़ी पार्टिसिपेशन नहीं मिली। रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स तो ड्रैगर रहे बड़े, और जिसकी वजह से हमने देखा कि ये जो फॉल है वो एक्सलरेट हुई है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जब बैंक निफ्टी के अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे स्टॉक्स 3%, आरबीएल बैंक जहाँ अच्छी मूव थी, फेडरल बैंक, सारे प्राइवेट और पीएसयू दोनों बैंक से बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, आप देखें कि वो अब भी हरे निशान में, अगर यहाँ पर भी प्रेशर और एग्जर्ट होता तो शायद और बड़ा लॉस हम बैंक निफ्टी पर देखते, लेकिन
बड़े हैवीवेट्स जो हैं HDFC बैंक और ICICI बैंक, जिनके पास 50% से ज्यादा बैंक निफ्टी की वेटेज है, वो इस वक्त हरे निशान में, नहीं तो ये फॉल कितना बड़ा दिखाई देता। अदरवाइज जो दूसरे स्पेसेस आप देखें, चाहे वो ऑटो के स्पेस हो, चाहे वो ऑटो के काउंटर्स हो, इंश्योरेंस काउंटर्स हो, अडानी काउंटर्स हो, स्टील काउंटर्स हो, सब में आपको एक बड़ा हैमरिंग दिखाई दिया। लेकिन इन्हीं स्टॉक्स में जहां पर अर्निंग्स का ट्रिगर है वो इतने बुरे नहीं गिरे। NBFC स्पेस की आप काउंटर्स की बात करें, MFI स्पेस की काउंटर्स की बात करें, वहां पर अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और वहां पर आप देखें रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिख रही है। बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स हरे निशान में बन रहे हैं। निकुंज अभी फार्मा स्पेस की बात करके गए हैं, आप डॉक्टर रेड्डीज, DV's लैब और फार्मा के मिड कैप स्पेस के भी कई सारे काउंटर्स देखें, वो प्लस में बंद होकर गए हैं। इनफैक्ट फार्मा के साथ ही आप उसके आसपास जो हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक और दूसरी वैल्यू चेन को भी देखते हैं, वहां पर भी आप देखें तो वहां इतनी बुरी गिरावट नहीं है, रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको वहां दिखाई दे रही है। लेकिन यस, मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में भी आपको 1.5-2% की गिरावट दिखी है और इसी वजह से आप फॉल आज देख भी रहे हैं। मिड कैप की आप बात करें तो लॉरस लैब, पूनावाला फिनकॉर्प जैसे, आदित्य बिरला, जहां थोड़ी प्रॉफिट अच्छा बिना भी है, चाल चली भी है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो एक ऐसा सेशन जहां पर मैक्रो रीजंस बड़े हावी हुए, अर्निंग्स, अच्छी अर्निंग्स को इग्नोर किया, ट्रंकेटेड भी देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि बुधवार को क्या कोई रिकवरी ट्रेड प्ले होता है। हम 2 दिन की ग्लोबल एक्शन को रिएक्ट वेडनेसडे को करेंगे। फिलहाल सभी शो में जो एक्सपर्ट्स जुड़े हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपने समय दिया, मुझे, डिम्पी और अभिषेक को इजाज़त दीजिए। अगला शो कल की तैयारी है, अब तो बुधवार की तैयारी होगा और हमारे साथ मनीष जुड़े भी हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष, ऑफकोर्स अच्छा फॉल, बहुत तगड़ा एक फॉल आज देखने को मिला है, ऐसे में परसों की तैयारी तो ज़रूरी हो ही जाएगी। प्रियंका, अच्छा फॉल नहीं है, खतरनाक फॉल है, डराने वाला फॉल है सीधे तौर पे, और ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाला फॉल है, क्योंकि कई अहम लेवल आज टूटे हैं और जिस तरीके से छोटे मजले शेयरों में गिरावट देखने को मिली है ना, वो ज़्यादा चिंता बढ़ाने वाली है। ये हो सकता है कल भारतीय बाजार बंद है, उसकी वजह से भी लोग प्रॉफिट बुक करके लेके जा रहे हो, लेकिन कई सारे दर्शक हैं जिनके पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर होंगे जिसमें आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली होगी। उन तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा करेंगे विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद कल की तैयारी में।